अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात 31 साल से नहीं हुए और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने, चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के साबिक़ सरबराह थे, उन्होंने कहा था जी कि मैं यूँ ही गवर्नमेंट में पावर में आऊँगा उसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दूँगा। इलेक्शन के लिए फिर कोर्ट ने आर्डर किया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर असम्बली थी उन्होंने 15वीं तरमीम लाई और 15वीं तरमीम पे अभी बहस ही हो रही थी, उस पर रायशुमारी नहीं हुई, उस पर वोटिंग नहीं हुई और उसको वापस लिया गया और फिर कोर्ट के पास जाके कोर्ट को कहा गया कि इसको डिले किया जाए, जो प्रोसेस अभी होने वाला है इलेक्शन का इसको डिले किया जाए, चूँकि अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 31 साल से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी सूरत में मुकम्मल नहीं हुई और 31 साल से जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पे निचले जो हमारे नुमाइंदे हैं उन तक मुंतकिल नहीं हो सका। इसी इशू पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं आपका तारफ़ करवा दूँ, मेरे साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जमान डॉक्टर इरफान अशरफ साहब मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद और बिल्कुल शुरू यहाँ से करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, चूँकि आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जमान हैं और हुकूमत की तर्जमानी ज़ाहिर आप करेंगे, तो क्या क्या हुकूमत क्या चाहती है? इलेक्शन 31 साल के बाद भी ना हो, क्या चाहती है हुकूमत? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने खुद भी फरमाया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने शुरू में इंतखाबी मुहिम में ये बात की थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सरदार तनवीर इलियास जब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत में आई तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ जलसों में, तकरीरों में इलेक्शन से पहले ये बात की थी। उनका इलेक्शन मोटिव ये था कि हम आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल करेंगे। और अब आप देखेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट में सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में वो एक ख्वाब, वो एक वादा पूरा होने जा रहा है और किसी तौर पे ये तासुर ना लिया जाए कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती या उसके राह में कोई रुकावट डालना चाहती है। ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। जहाँ तक इसके डिले का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट ने एक माज़िज़ अदालत से रुजू किया और नज़रसानी अपील की ताकि हम अपने इंतज़ामात को असर-ए-नौ जायज़ा ले सकें, जिसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें थी। सबसे पहला ये था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 34,000 सिक्योरिटी फ़ोर्स की नफ़री माँगी थी इंतखाबात के इनेकाद के लिए। अब इस वक़्त क्योंकि ऑलरेडी 9 हलकों में फेडरल लेवल पे इलेक्शन चल रहे हैं, जो आपके इल्म में है, जिन पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और सेंसिटिव इलेक्शन बताया जा रहा है और उसकी वजह से हमें फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से माज़रत कर ली। पहला फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये कि जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर एक फाइनेंशियल क्रंच से गुज़र रहा है। हाल ही में हमने 14 अरब रुपए की जो मुलाज़मीन की जो तनख़्वाहें और उनके जो बेसिक जो स्केल अलाउंसेस थे और उसके अलावा उनकी पेंशन में जो 15% इज़ाफ़ा किया, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ़ पे किया। इसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसे देने होते हैं, वो नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर था। इसी तरह से कुछ दीगर ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक़्त हम गुज़र रहे हैं कि जिनको सामने रखते हुए ये एक तजवीज़ दी गई, माज़िज़ अदालत से गुज़ारिश की गई कि हम इन तमाम ज़रूरियात को, इन तमाम अख़राजात को पूरा करने के लिए भी हमें इस वक़्त मसाइल हैं। तीसरा बड़ा इश्यू हल्काबंदियों का था, जिसके ऊपर लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वोटर लिस्टों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें थी जिनकी वजह से कुछ वक़्त माज़िज़ अदालत से माँगा गया और हम माज़िज़ अदलिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की सिचुएशन को समझते हुए हमें तब एक वक़्त दिया और इंशाअल्लाह ताला उस वक़्त के अंदर आप देखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल होगा और प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास के विज़न के मुताबिक इक़्तिदार को एक आम आदमी तक पहुँचाया जाएगा अच्छा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आप ये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 30 नवंबर 2022 से पहले आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आपकी कंफर्मेशन है। चूंकि इसी कंफर्मेशन पे चूंकि एक और क्वेश्चन ज़रा आपसे, जो मकबूल गुजर साहब को फारग किया गया वजारत से, काबीना से उनको फारग किया गया, तो उन्होंने भी कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, तो उनको तो फारग कर दिया गया, तो कहीं ये ना हो आपको भी फारग कर दिया जाए। देखिए साहब, हम तो अपना हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आखिरी समझ के काम करते हैं। हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा और मेरे जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं वो भी इस चीज़ की तस्दीक करेंगे
तो इसलिए ज़ाहिर है मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर के विजन की कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास बज़ाते खुद बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद में इंतहाई संजीदा हैं। उनकी ऑल आउट एफर्ट है, वो चाहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात हों, तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस तरह की बात है। मकबूल गुजर साहब को क्यों फारिग किया गया? देखिए जहाँ तक मकबूल गुजर साहब का ताल्लुक है वो उसमें कोई इस तरह की मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रोवर्सी थी, कोई कंस्पायरेसी थी। एक कुछ इस तरह की चीज़ें जिस दिन कैबिनेट मीटिंग में हुई उस दिन मैं क्योंकि यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद नहीं था। हमारी 14 अगस्त की रावलाकोट में रैली थी और मैं 12 अगस्त से वहाँ था, तो एग्ज़ैक्टली वहाँ क्या हुआ उसका मैं क्योंकि ऐनी शायद नहीं हूँ। लेकिन ये कि जो इस हवाले से बताया गया कि शायद उनका कोई रवैया उस दिन ऐसा था। तो बहरहाल उसके हवाले से मकबूल गुजर साहब को भी जहाँ तक मेरी इत्तला है कि अपने रवैये पे अफ़सोस है और एक वो बाज़ाती खुद एक अच्छे आदमी है। तो इसको मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई कमेंट्स करके क्योंकि एक चीज़ का मैं पार्ट नहीं हूँ, तो बिला वजह उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है वो एक अच्छे इंसान है बिल्कुल और बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर भी एक डॉक्टर जो साहब काइंड मकबूल, हार्टेड आदमी है, तो होपफुली ये मामला अगले दिनों में सेटल हो बिल्कुल जाएगा ठीक है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मकबूल गुजर साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नफीस इंसान है, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन बात क्या थी? बात असल में यही थी क्या कि बल्दियाती इंतखाबात वो चाहते थे कि हूँ डिले ना हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन डिले हूँ, क्या यही मसला था? नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। ना तो कभी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि बलदियाती इंतखाबात ना हों, ना वो बलदियाती इंतखाबात के खिलाफ हैं और ना ही कोई इस तरह का कोई मौजू ज़ेर बहस था कि मकबूल साहब कोई इंतखाबात चाहते थे और तनवीर इलियास साहब नहीं चाहते थे। ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और एग्जैक्ट कन्वर्सेशन उस दिन की क्या थी क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, अदरवाइज मैं आपसे ज़रूर शेयर करता। लेकिन बहरहाल ये बलदियाती इंतखाबात का तो मामला हरगिज़ नहीं था। बिल्कुल ठीक है। बल्दियाती इंतखाबात आपने कंफर्म कर दिया कि 30 नवंबर 2022 से पहले पहले हर सूरत में होंगे। तो आपकी पार्टी क्या तहरीक इंसाफ के साथ कोलेशन में लड़ेगी या आपकी पार्टी अलग इलेक्शन पार्टिसिपेट करेगी? और स्पेशली अगर मैं दूसरा हल्का नंबर जो आपका अपना हल्का है, जो आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, उसकी बात करूं तो वहां पे पिछले दिनों ज़रा एक मैंने खबर भी देखी कि आपका इत्तेहाद हो गया है तहरीक इंसाफ के साथ। फिर तहरीक इंसाफ ने डिनाई किया कि हमारा कोई इस तरह का इत्तेहाद नहीं हुआ। तो उसमें उसकी क्या क्या कहानी क्या है असली? देखें 2 बातें, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है आपको पता है कि हमने जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा सरदार याकूब जैसे शख्स के खिलाफ, तो जिसकी वजह से वो इलाका आज भी महरूमियों का शिकार है, जो कि लोग हमारे आज भी पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ना वहाँ तालीमी इदारे हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। जो इश्यूज़ हैं वो आप मुझसे बखूबी वाकिफ़ हैं और आपको उन चीज़ों का अदराक है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और इनकी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमारे लिए सरदार तनवीर इलियास साहब की क़यादत में यकीनी तौर पे एक उम्मीद है कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हुए हम अपने इलाके की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। मकामी सतह पे हल्का 3 में पीटीआई की एज़ सच कोई ग्राउंड प्रेज़ेंस नहीं है। वो आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैंने एक ज़ाहिर है जिस तहरीक-ए-जवानान कश्मीर के प्लेटफ़ॉर्म से चाँद के निशान पे इलेक्शन लड़ा और इसके बावजूद मैंने पीटीआई के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट लिए, तो ये इस चीज़ का बखूबी अमली मुज़ाहिरा है कि हमारा वहाँ उस हल्के में हमारी जो स्टैंडिंग है वो ज़्यादा है। मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत से, राजा मंसूर साहब से कल मेरी गुफ्तगू हुई, उससे पहले भी हुई और जो पीटीआई के उस हल्के के जो बानी अरकान हैं, जिनमें सरदार फारूक साहब हैं, जिनमें ज़ाहिद चुगताई साहब हैं अली सोजल से, बाकी लोग हैं, उन सब ने हमारे साथ इत्तेहाद अनाउंस कर दिया है और हम यही समझते हैं कि हम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बलदियाती इंतखाबात कम से कम जो मेरा हल्का है, वहाँ इंशाअल्लाह ताला हम मिल के लड़ेंगे, एक ही निशान पे लड़ेंगे। और जो लोग इस इत्तेहाद की मुखालफत कर रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने सरदार तनवीर इलियास साहब के खिलाफ बनीगाला में भी रैलीज़ निकाली, गो तनवीर इलियास गो के नारे भी लगाए और हालिया दिनों जब रावलाकोट में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक मुज़ाहिरा हो रहा था, उस मुज़ाहिरे में जाके उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने पार्टी प्रेज़िडेंट की पॉलिसी और लाइन से हट के भी बात की। तो मैं नहीं समझता कि वो तहरीक-ए-इंसाफ हैं जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक-ए-इंसाफ हल्का 3 में जो वजूद है वो सरदार फारूक और उनके साथ जो लोग हैं उन्हीं की वजह से है और उनके साथ हमारा इत्तेहाद अनाउंस हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और इंतखाबी नताइज आपके सामने हैं। यूनियन कौंसिल अली सोजल, यूनियन कौंसिल पक्खर, जो कि 2 बड़ी यूनियन कौंसिल्स हैं। यहाँ सिर्फ हमारा और सरदार याकूब का पहले भी मुकाबला हुआ और आगे भी जो कॉम्पिटिशन है वो हमारे दरमियान ही है। वहाँ ना तो पीटीआई एग्जिस्ट कल करती थी, ना पीटीआई आज एग्जिस्ट करती है। तो अगर
गैर ज़रूरी तरीके से कोई इस तरह की बात की जाएगी कि जहाँ हमारा मैंडेट है उसमें कोई ज़बरदस्ती किसी को टिकट देने की कोशिश की जाएगी, जिनके 10 या 12 वोट पोलिंग स्टेशन से निकले हैं फिंगर टिप्स पे, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ को ज़ाहिर बात है मैं नहीं मानूँगा और हमारे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा मैंडेट है, हमारी स्पेस है। तो इसका बेहतर हल ये है कि हम और जो डिसीजन हमारा और पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं, उनके दरमियान हुआ हम भी उसको फ़ॉलो करेंगे। और उन के जो चंद लोग हैं जो कि एक मखसूस ग्रुप है जो सरदार तनवीर इलियास के भी खिलाफ है, जो दरअसल जिनका कोई अपना सच कोई स्टैंडिंग भी नहीं है, तो उनको नज़रअंदाज करके हमारा और पीटीआई का जो अलायंस हुआ उसी की बेस पे आगे बढ़ा जाए, उसी की बेस पे टिकट जारी किए जाए। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सरदार याकूब और उसके हवारियों को उस हल्के में इस दफ़ा हम इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपका इत्तेहाद हो चुका है और जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक ही टिकट होगा, एक ही आपका जो सिंबल होगा उस पे आपने इलेक्शन पार्टिसिपेट करने हैं, तहरीक इंसाफ का अपना कैंडिडेट नहीं होगा। और आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की वहां पे ज़रा वैसे भी फुटिंग नहीं है, तो आपकी पार्टी बेहतर पोजीशन में है, तो इसका मतलब आपकी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। देखिए, इसमें जो फ़ॉर्मूला बनाया जाएगा, जहाँ हमारी स्टैंडिंग है, वहाँ हमारे बंदे को टिकट दिया जाएगा और जहाँ उनकी स्टैंडिंग है, वहाँ हम उनके बंदे के हक में अपना बंदा विड्रा करेंगे। हम कभी भी एकतरफ़ा इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि सिर्फ़ सारी बातें हमारी मानी जाएँ। जिन जगहों पे उनके लोग हैं, जहाँ बस इलेक्शन के नताइज सामने रखे टेबल पे, जिन-जिन पोलिंग स्टेशंस पे पीटीआई ने ज़्यादा वोट लिया हमारे मुकाबले में, वहाँ वो अपना कैंडिडेट दें। उन वार्ड्स में वो अपना कैंडिडेट दें, मैं अपने लोगों को उसमें कन्विंस करूँगा और हम उनकी हमायत करेंगे। और जहाँ हमारे कैंडिडेट हमारा वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ हमारा राइट है और वहाँ हमारे लोगों को टिकट दिया जाए। उसमें मैं आपको वज़ाहत कर सकता हूँ कि यूनियन काउंसिल अली सोजल में हमने पीटीआई से ज़्यादा वोट लिया। हमने यूनियन काउंसिल पखर में, जो कि मेरी आबाई यूनियन काउंसिल है, हमने सरदार याकूब जैसे जो 40 साल से इक़्तिदार का हिस्सा रहा, उसको आपके सामने हमने टफ़ टाइम दिया और वो पोलिंग स्टेशंस जिनको वो मिनी लाड़काना कहा करते थे, वहाँ भी हमने उनको शिकस्त फाश से दो चार किया। और पीटीआई तो उन इलाकों में चंद वोट भी नहीं ले पाई। और इसके बाद जैसे खाईगला टाउन है, वहाँ हमारी पोजीशन उनसे मजबूत है। उसके मुकाबले में दोथान में पीटीआई की पोजीशन बेहतर थी। उनका राइट है कि उनको वहाँ उनके वो अपने कैंडिडेट दें, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से पिरकोट, क्योंकि अब तक की जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसके मुताबिक उसको बल्दियाती इलेक्शन में वापस हल्का 2 के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन वहाँ हमारी पोजीशन मजबूत थी, पीटीआई के वहाँ चंद गिने चुने वोट थे और इसी तरीके से हुसैन कोट में हम मजबूत हैं। तो जिन जगहों पे हम मजबूत हैं वहाँ हम स्टैंड डाउन नहीं करेंगे, वहाँ हमारे ही लोग लड़ेंगे और उन्हीं को इंशाल्लाह ताला टिकट दिया जाएगा। और दानिशमंदी का तकाजा भी यही है। और जहाँ उनके लोगों के पास वोट बैंक होगा, वो वहाँ हम भी उनकी ज़रूर मदद करेंगे। वो अलग बात है कि उनके जो साबिक उम्मीदवार थे वो अपना हवाई पोलिंग स्टेशन भी इंतखाबी नताइज के मुताबिक हार चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि किस तरह हम आगे मिलके आगे चलेंगे। एक अच्छी और खुशाइंद बात ये ज़रूर है कि जो नए चेयरमैन पीडीए हैं, सरदार आमिर जमील, जो हमारे ही हल्के से उनका भी ताल्लुक है और वो पीटीआई के सीनियर तरीन लोगों में से हैं, उनसे भी गुज़श्ता रोज़ मेरी मुलाकात हुई। वो भी इसी फार्मूले को एग्री करते हैं जो बात मैंने आपके साथ की है। और इसी तरीके से राजा मंसूर जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मेरी इस मौजू पे गुफ्तगू हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली अगर उस हल्के में मैं समझता हूँ कि बलदियाती इंतखाबात में हमने जो सरदार याकूब का करप्ट और जो उनकी करप्शन से भरा जो दौर है, अगर उसको उसको हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए यही तरीका होगा कि हम एक अलायंस की सूरत में चलेंगे तो कामयाबी होगी। अगर इसमें कोई इस तरह की कोशिश इसको सबोताज करने की गई, तो यकीनी तौर पे फिर हम अपने कैंडिडेट देंगे, वो अपने कैंडिडेट दें, उसके सूरत में जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा मैं एक तो आपने ये भी कहा कि सरदार याकूब क्रैप्ट हैं, तो उनके बारे में ये भी पूछूंगा आपसे कि ज़रा आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और उससे पहले एक और छोटा सा ये सवाल कि आप चूंकि जो टाउन है ज़रा इम्पॉर्टेंट, तो हमारे पास टाउन है, अभी टाउन में आपका कैंडिडेट मुतवक्को कैंडिडेट कौन हो सकता है, और यूनियन काउंसिल पैखर में मुतवक्को कैंडिडेट कौन हो सकता है। ये चूंकि दो जगह आपकी ज़रा एक्सीत वाली जगह है, तो यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट हमें प्लीज़। जी, शाह साहब देखें, अभी तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अर्ली है कि हम कैंडिडेट्स को फाइनल करें, क्योंकि हमने अपना एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड ने लोगों से एप्लीकेशंस ली हैं। हम अगले दिनों में इसको डिसाइड करेंगे। जब डिसाइड हो जाएगा तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और बाकी तमाम लोगों के साथ। लेकिन अभी क्योंकि बहुत अर्ली है इस हवाले से,
हमने 2-3 लोग हैं जिनमें से हम किसी एक को इंशाल्लाह मुतफिका तौर पे डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सरदार याकूब क्रैप्ट हैं और उनका जो क्रैप्ट टोला है उसके खिलाफ सारा आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप गवर्नमेंट में बैठे हुए क्यों नहीं जाते कोर्ट में, क्यों नहीं उनको लेके जाते, जो करप्शन है उन पे चार्जेस उन पे आप क्यों नहीं साबित करते और उनको जेल भिजवा देते? देखिए, जहाँ तक सरदार याकूब की करप्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जेलें, इदारे और ये सारी कार्रवाइयाँ तो बहुत बात की हैं। सबसे पहला आप इसके ऊपर एक अगर अवामी राय आमा का जायज़ा लें, हम उस बदकिस्मत खित्ते के बासी हैं कि जहाँ के सदर और वज़ीर-ए-आज़म का आबाई हल्का, आज भी वहाँ डिस्पेंसरीज़ को ताले लगे हुए हैं। स्कूलों के अंदर आज भी आप देखें, पोस्टें फिल नहीं हुई, हमारे टीचर्स नहीं हैं, हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार फिर रहे हैं। कोई टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाने का कोई उन्होंने अपने दौर में मंसूबा नहीं दिया और बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर हर रोज़ इलाके में बात होती है, हर रोज़ बात की जाती है। मैं बिल्कुल हुकूमत वक़्त से भी जो जिस गवर्नमेंट का मैं एज़ अ स्पोक पर्सन हूँ, मैं इस गवर्नमेंट से भी हम तालबा करूँगा कि सरदार याकूब और इस तरह के बाकी लोग जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को पसमानदा रखा, उनका एहतसाब होना चाहिए। हमारा जो एहतसाब ब्यूरो है, मैं हमेशा से इस बात के एडवोकेट रहा हूँ, आज फिर से दोहराऊँगा कि उसको इस कदर फ़ाल और मज़बूत बनाना चाहिए कि वो इस तरह के करप्ट अनासर को पकड़ सके। अनफॉर्चुनेटली माज़ी की हुकूमतों ने अपने अंदर एहतसाब के निज़ाम को परवान ही नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि ऐसे लोगों को इस तरह के एहतसाबी इदारों का सरबराह लगाया जाए, जो उन्हीं के मरून मिन्नत हों। तो जब एक ऐसा निज़ाम होगा, वहाँ किस तरह एहतसाब हो सकता है, कैसे लोग पकड़े जा सकते हैं, जब रियासत को के अंदर आपका कोई नैब की तरह का मजबूत इदारा नहीं है, जब एफआईए की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिवाय बेबसी के कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन में स्पेशली अली 20 पुंछ 3 के नौजवानों ने जिस जवामर्दी और जिस शऊर का मुज़ाहरा किया है और जिस अंदाज में उन्होंने सरदार याकूब की करप्शन के खिलाफ वो दीवार बने हैं, आवाज़ उठाई है, उससे मुझे ये एक कभी इम्कान है कि अब हमारे लोग बाशऊर हो चुके हुए हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ इस्तेसाल किसने किया है, उन्हें पता है कि उनको महरूम किसने रखा है, उनकी आज जो डिप्राइवेशन है उसका ज़िम्मेदार और उसका मुजरिम कौन है। हमारी जो माएँ-बहनें जिनको आज भी जो बीमारी की सूरत में कंधे पे उठा के नौजवान 2-2 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, सड़कों की जो खस्ता हाली है, जो हमारे मरीज़ों को तकालीफ है, ये सारी चीज़ें अब हमारा बाशऊर नौजवान समझ चुका है और एक अवामी रेफरेंडम हो चुका है। ये इदारे इन्हें पकड़ें या ना पकड़ें, ये हुकूमतें इनके खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन मुझे ये कभी यकीन है कि आप देखेंगे कि बलदियाती इंतखाबात में और इसी तरह आमदा इंतखाबात में अवाम इनके खिलाफ रेफरेंडम देगी और अवाम इस चीज़ का एहतसाब ज़रूर करेगी जो इन्होंने हमारे लोगों के साथ पिछले 50 सालों में किया। इनके ख़ानदान ने जिस अंदाज में इक़्तिदार पे कब्ज़ा जमाए रखा और हमारे लोगों को इन्होंने बेर-बकरियाँ समझा, तो मुझे यकीन है कि अवामी रेफरेंडम इनके खिलाफ आएगा और मैं सरदार तनवीर इलियास साहब से भी ये उम्मीद रखता हूँ क्योंकि वो बज़ात खुद एक फेयर इंसान है, बिज़नेसमैन है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वसाइल में लूट-मार नहीं करनी, वो लूट-मार और करप्शन का एजेंडा लेके नहीं आए हुए। उन्होंने माज़ी के हुक्मरानों की तरह किसी को भत्ते नहीं देने, उन्होंने इस रियासत के रिसोर्सेज़ को औने-पौने नहीं बेचना, तो मुझे यकीन है कि सरदार तनवीर इलियास अपने टेन्योर में एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम ज़रूर कायम करके जाएँगे। गो के मैं बड़े अफ़सोस से ये कहना पड़ रहा है कि माज़ी के हुक्मरानों ने तमाम इदारों को खोखला छोड़ा है। तमाम इदारों की बुनियादें नहीं हैं, किसी भी इदारे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इदारा रियासती इदारा कहलाने के काबिल नहीं है। एक बड़ा चैलेंज है सरदार तनवीर इलियास के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है वो अपने दौरे इक़्तिदार में उनका जो विज़न है, उनकी जो सोच है, उसके मुताबिक वो एहतसाब के निज़ाम को फ़ाल करेंगे और मुझे कभी इम्कान है कि ये जो 5 साल का उनका दौरे इक़्तिदार होगा, ये आज़ाद कश्मीर का एक तरफ तामीर और तरक्की में सिनारी दौर होगा और दूसरी तरफ इन करप्ट अनासर के एहतसाब का भी ज़िया होगा जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को और मैं बिलखुसूस अपने हल्के की बात करूँगा जो पत्थर के दौर में आज हमारे लोग रह रहे हैं और आज दुनिया जहाँ चाँद पे पहुँच चुकी है, हमारे लोगों के लिए हॉस्पिटल एक नायाब चीज़ है, हमारे लोगों के लिए डिस्पेंसरी एक नायाब चीज़ है, हमारे बच्चों के स्कूलों में बैठने को फर्नीचर नहीं है, हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो इस सारे निज़ाम का एहतसाब सरदार तनवीर इलियास करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, जिस एहतसाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम इस हुकूमत में ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर हुकूमतें ना भी कर सकी तो मैं ये देख रहा हूँ कि अवामी एहतसाब से ये जो करप्ट माफिया है, ये नहीं बच पाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आपने जो कि तनवीर इलियास साहब की बात की कि तनवीर इलियास साहब की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी एहतसाब के बारे में, तो बहुत ही अंदर से और बहुत ही बाखबर मतलब यानी कि आप कह सकते हैं कि
मुंतई बाखबर ज़राए से हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त के लोग जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग अगले चंद दिनों में तनवीर इलियास साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा असम्बली में जमा करवाने वाले हैं। इस बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बेबुनियाद करार दूंगा। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ ना तो असेंबली मेंबर्स में कोई ऐसा शुबा है, ना ही किसी और सतह पे। तनवीर इलियास ईमानदारी से अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपने लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। कल ही की बात है कि कल उन्होंने जो हमारे माजीन जम्मू कश्मीर हैं उनके अम्बोर कैंप का विजिट किया। वहाँ उन्होंने जो हिस्टोरिकल पैकेज दिया जो कि माजी में कभी इससे पहले नहीं था, उन्होंने तकरीबन 30 साल के बाद 1500 फीकस के हिसाब से उन्होंने माजीन के जो अलाउंसेस हैं उसमें इजाफा किया। गर्ल्स मिडिल कॉलेज का उन्होंने वहाँ ऐलान किया। इसी तरीके से उन्होंने 100 माजीन जम्मू कश्मीर की प्रायोरिटी पे जॉब्स की बात की। 6% कोटे का उनका राइट उन्होंने दिया। इस तरीके से बेशुमार चीज़ें, और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स तनवीर इलियास साहब ने इससे पहले अनाउंस किए, कई चीज़ें बनाई और फ्यूचर में भी ये होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के लोगों की उम्मीद है और अवाम के अंदर लोगों का उन पर पूरा एतमाद है। और अपोजिशन के चंद लोग अगर इस ख्वाब में हैं जिन्होंने इस तरह की कोशिशें माजी में भी की, जो अब भी कर रहे हैं, जो आगे भी करेंगे, लेकिन इन्हें कल भी शिकस्त हुई थी, इन्हें आगे भी होगी और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं इनके इस दावे की मुकम्मल तरदीद करता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ किसी किस्म का अदम एतमाद आएगा। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी तो आप देखेंगे कि वो उसको किस तरह असेंबली के अंदर जो मेंबर्स मौजूद हैं वो अपने वोट से उस इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे। बहरहाल इस वक्त तक मैं आपके पास अपने ज़राए होंगे, लेकिन मेरे पास जो ज़राए इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ये सिर्फ वो एक माफिया है जो इस रियासत को पहले भी लूटमार करता रहा और वो आगे भी लूटमार के फार्मूले पे गामजन होना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश है, लेकिन इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार तनवीर इलियास इंशाअल्लाह ताला ये टेन्योर पूरा करेंगे और आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं, जो उनकी डेवलपमेंट के मसाइल हैं, आज भी सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में रूरल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी रूरल डेवलपमेंट है, उनकी आज एक बड़ी डिटेल सेशन हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हदायत जारी किया है कि जो जितने रूरल एरियाज़ हैं उनमें डेवलपमेंट के अमल को तेज़ किया जाए, आवाम को की जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको उनकी दहलीज पे दी जाए। और इसी तरीके से जो हमारा इस साल का जो बजट है उसके अंदर बेशुमार ऐसी तारीखी चीज़ें हैं जो आवाम की जिनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, जैसे कि बिजली के टैरिफ में पूरे 1 साल तक सरदार तनवीर इलियास ने ये ऐलान किया कि किसी किस्म का इजाफा ना किया जाए। जो इस आमदा जो माह से बिल्स होंगे उनमें उसका इतलाक होगा। इसी तरीके से उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया कि जो हमारा नौजवान जो तालीम नहीं हासिल कर सकता, जो माजी के हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी और उनके जो वीएनलेस होने की वजह से हमारी एक बहुत बड़ी यूथ की जो लाट है जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं हो सकी, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। वो यूनिवर्सिटी उसके ऊपर करेगी। हमारा एक डिपार्टमेंट टेफ्टा जो वो अब अपना काम कर रहा है, उन्होंने 1000 से ज़ायद बच्चों के जिन्होंने मैट्रिक पास किया उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए 6 मंथ का डिप्लोमा गवर्नमेंट की अखराजात पे इस महीने से उस पर काम शुरू हो रहा है। इसी तरीके से 1 अरब रुपया उन्होंने आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए और ख़वातीन के लिए सॉफ्ट लोन की सूरत में रखा ताकि उन्हें स्किल डेवलप करके उन्हें उसमें उनको बिजनेस के मौके दिए जाएं। और इसी तरह कल उन्होंने 3 करोड़ रुपए सिर्फ माजीन जम्मू कश्मीर के सॉफ्ट लोन के लिए उन्होंने अनाउंस किया। जेज फंड जो कि पहले हुकूमतें 12,000 रुपए देती थी, सरदार तनवीर इलियास ने अपने दौर में उसको बढ़ा के उन्होंने 75,000 फीकस किया। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे अवामी इक़दामात हैं, टूरिज्म को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। मैं समझता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं कि हम कोई अदम एतमाद ले आएंगे और उसको कोई कामयाबी मिलेगी, मैं इस किस्म के किसी भी इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और इस तरह का कोई इम्कान मौजूद नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमने चूंकि आपने जो ज़राए हैं उनसे खबर ली थी तो इसलिए आपसे पूछा। दूसरी बात कि आपने कहा कि बिजली के जो टैरिफ्स हैं, बिजली के जो बिल हैं, उन पे आज की जो ताज़ा तरीन जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस थी पिछली दफ़ा जो बिलों में थी और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पुंछ में शटर डाउन हुआ, फिर मीरपुर में हुआ, फिर मुजफ्फराबाद में शटर डाउन हुआ। वो फ्यूल एडजस्टमेंट को वहाँ से ख़त्म करके उसको जीएसटी में आपने जीएसटी में लिख दिया। तो बात तो वही हुई ना, कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ा तो कान ही है आपने। तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट आपने खत्म करके जीएसटी में उसको जीएसटी इंक्रीज कर दिया, तो क्या फायदा हुआ गरीब के लिए?
नहीं देखिए, मैं इसकी आपको वज़ाहत करता चलूँ। मेरी आज सेक्रेटरी बरक़ियात से इसके हवाले से बात हुई और जो ट्रू इसके हवाले से अदाद-ओ-शुमार हैं कि इस वक़्त कोई फ्यूल चार्जेज़ नहीं है, कोई ई-टैक्स नहीं है, कोई एफ-टैक्स नहीं है बिल्स में। बाकी जो वो नॉर्मल बिल है। मैं आपको इसकी पहले भी मैंने आपको वज़ाहत की, दोबारा भी करूँगा कि जिसमें जो बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज़ थे, बेसिकली वो एक बड़ा बर्डन था और इसी तरीके से जो ई-टैक्स थे, वो एक बड़ा बर्डन था, जो इस मौजूदा बिल्स में वो नहीं है। मैं आपको एक कोशिश करूँगा ये एक बिल की दिखाने की मैंने, क्योंकि ये जब बात की आज इनसे बरक़ियात के महकमे से, तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक बिल से ₹3154, ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे मैं ये एक आपके सामने रखना चाहूँगा कि ₹3154 एक बिल में से जो अमाउंट है वो निकाली गई, माइनस की गई। ये बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज़ थे और इनको ये जो सर्कल किया गया है, इसको आप देखें कि सस्पेंडेड अमाउंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हम लोगों से नहीं डॉक्टर साहब इस बिल में जीएसटी कितना है? वो देखें, जो आपने जैसे फरमाया कि आपका बेसिकली ये सवाल था कि जो बिल्स आपने बाकी चीज़ों से निकालने थे, वो आपने इस तरफ लगा दिए जीएसटी में। तो ये जो 50% ऑफ बिल्स थे, वो रिड्यूस हुए हैं बेसिकली, और वो किसकी वजह से रिड्यूस हुए हैं, जिसमें जो एफपीए चार्जेस नहीं हो रहे, ई एंड एफ टैक्सेस चार्जेस नहीं हो रहे और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं हो रहे। उसके अलावा जो जीएसटी है, वो भी मैं इस बिल की रोशनी में आपको बता सकता हूँ कि जीएसटी ये देख लें, आपको ये दिखा रहा हूँ कि ₹793 टोटल है। ये आप इसको गौर से देखें, ये जीएसटी 793, ये एक बिल की एग्जांपल है। इसी तरह जहाँ पे बिल्स जिसके यानी ये जो आपको मैंने बताया, ये एक ज़्यादा बिल है जिसका 793 इसका जीएसटी आ रहा है। जिनके सार्फिन का इस्तेमाल कम है, उनका जीएसटी इससे भी कम होगा, कहीं ये ₹250 होगा, कहीं ये 350 होगा, कहीं ये ₹500 होगा। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने जो अदालत के अहकामात थे उनकी रोशनी में, या जो प्राइम मिनिस्टर की हदायत थी उसकी रोशनी में बिल्स उस तरह नहीं लिए जा रहे, बल्कि बिल्स के चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है। बिल्स में से ये सारे टैक्सेस निकाल दिए गए हैं और जो जीएसटी है और बाकी जो मैंने आपको ये एक तो बिल्कुल अभी दिखाया, और ये वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आज ही मेरी सेक्रेटरी बरक़ियात से बराह रास्त बात हुई है। इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरे पास बिल है, मैं आपको डॉक्टर साहब, ये जो मेरे पास बिल है, जो मुझे भेजा गया है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा थोड़ी देर में। इसमें ये लिखा हुआ है, ये 3500 मेरा ख्याल है 54 यूरोज का बिल है, लेकिन इसमें जो जीएसटी है वो 1700 है। इसमें जो जीएसटी है वो 1700 है। तो ये आप अंदाजा करेंगे, अगर 3500 का बिल है तो उसमें 1700 अगर जीएसटी है, तो इसका मतलब यह है कि 50% है। नहीं, लेकिन मेरी आप एक गुजारिश सुने कि अगर इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी होते, अगर इसमें जो दीगर टैक्सेस का मैंने आपको बताया वो टैक्सेस भी होते, तो फिर ये मतलब हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आज से पिछले महीने जब ये इशू बना, तो जीएसटी की जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे, उसकी वजह से जो बिल आप जिसका हवाला दे रहे हैं, वो बिल 12-13 हज़ार रुपए पे पहुंचता। लेकिन जब वो सारे टैक्सेस निकाले गए, और हालांकि ये टैक्सेस निकाले कैसे गए, ये भी आपको मैं बताता चलूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन होता 7 जुलाई को, उस नोटिफिकेशन की रोशनी में और नेपरा के नोटिफिकेशन की रोशनी में ये चार्जेस बढ़ाए गए थे, जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीकेबल हैं, पूरे पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ये अपने ऊपर ले लिए, यानी ये पैसे आपने नेपरा को देने हैं, ये अपने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, लेकिन पब्लिक से ये बर्डन हटा लिया गया। आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करें कि अगर ये नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल मेरा सवाल ये है, जीएसटी मिला के 5000 बन रहा है या 12000 रुपए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अगर फर्ज किया यही 340 रुपए पहले ये जीएसटी था, तो अब ये जीएसटी 1700 हो गया है, तो इट मीन्स के मतलब वही फ्यूल एडजस्टमेंट के जो पैसे आपने देने थे वो इधर हो गए ना? नहीं, वो उधर नहीं हुए। फ्यूल एडजस्टमेंट और जीएसटी का कोई मुवाजना नहीं है सर। फ्यूल एडजस्टमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है, मैं आप और आपके देखने वालों को समझाना चाहता हूं। नहीं, डिफरेंट चीज है, डिफरेंट जरूर है, लेकिन जीएसटी इतना क्यों बढ़ गया है? जो कोयला आप इंपोर्ट करते हैं, जो पावर जनरेशन के अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं बिजली बनाने के लिए, वो फ्यूल की मद में उसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कहा जाता है। आपका पिछले अरसे में जो डीजल चार्जेस बढ़े, जो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पे जो पैसे बढ़े, जो दिगर जो इन्फ्लेशन आई, जो महंगाई बढ़ी,
उसके नतीजे में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की अमाउंट बढ़ी। और ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कोई सरदार तनवीर इलियास साहब के दौरे हुकूमत में पहली दफा इंट्रोड्यूस नहीं हुए, बल्कि ये 1990 में आजाद कश्मीर में काबिल अमल है। ये 1990 से पे किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये मौजूदा सिनेरियो में अवाम पे ज्यादा बोझ बना तो वो बोझ गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया, जो अरबों रुपए की सब्सिडी है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि फ्यूल एडजस्टमेंट को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इतने 1200 या 1500 थे, वो बिजली के इजाफे के इस्तेमाल के हिसाब से ज्यादा बनते थे। जीएसटी कंप्लीट एक डिफरेंट चीज है, और ये जो टैक्सेस हैं ये एक अलग चीज है। ये जो जनरल सेल टैक्स है जो गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में लेती हैं, इसका और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का या ई टैक्स का या ई एंड एफ टैक्स का, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो टैक्सेस वेव ऑफ कर दिए गए और वो आवाम से नहीं लिए जा रहे। जीएसटी एक अलग चीज है, और इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म बना रही है कि हम कैसे आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड वाटर के कई इजलास हो चुके हुए हैं, और जल्द आप देखेंगे कि ये रिलीफ आवाम तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो असली बात है वो ये है कि चूंकि जीएसटी जो इतना इंक्रीज हुआ है, ये ज़ाहिर है इतना ज़्यादा गरीब लोगों पे जब जीएसटी इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है ये बड़ा इशू हो जाएगा लोगों के लिए। वही फ्यूल एडजस्टमेंट तो नहीं पे करेंगे, लेकिन जीएसटी तो उनको पे करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो खाईगला से अब्बासपुर रोड थी, जिसमें ज़ाहिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, वहाँ पे आप भी गए उनके पास मुज़ाकरात के लिए। इवन दो के मुज़ाकरात आपके साथ उनके नहीं हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर आपने भी ज़रा एक नोटिफिकेशन हमें दिखाया जी कि ये मेरा नोटिफिकेशन जो है ये मेरे पास है। ये 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की जो रोड थी, आपने कहा ये बनेगी। नोटिफिकेशन भी हुआ, उसमें कहा गया कि जी ये इंतहाई अहम रोड है। एम का तो ज़रा मैं नहीं समझ सका कि एम रोड कौन सी कैटेगरी में होती है, लेकिन अब उसकी क्या पोजीशन है, अब रोड के जो अपना बनने के क्या चांसेस हैं। चूंकि पिछले दिनों में मैंने फिर सुना था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 15 दिन का टाइम दे रही है गवर्नमेंट को, और 15 दिन के बाद दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाएगा, दोबारा धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो उससे पहले पहले आप अगर हमें बता दें कि इस रोड का प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा, क्या है रोड का प्रोसीजर है क्या, किस उसमें बनेगी रोड, ए में बनेगी, बी में बनेगी, सी में बनेगी, कहाँ पे बनेगी रोड? देखिए, आपको शायद साहब पिछले बैकग्राउंड का तो सारा पता है, उसमें मैं आपको और आपके नाज़रीन का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को तकरीबन 20 जून को, ये प्रोटेस्ट कब था, इसकी क्या डेट थी, आई थिंक 25 को इन्होंने किया था या कब किया था, तो 20 तारीख को मैंने प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास को तजवीज़ दी थी, जिसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे 2 लाइनें मैं आपके सामने और आपके नाज़रीन के लिए पढ़ूंगा। जिसमें मैंने ये लिखा था कि खाईगला अब्बासपुर रोड, खाईगला अली सोजा रोड मैंने लिखा था, जिसमें मैंने उन्हें लिखा था कि 2 पैच इसके नामनोटा क्रॉस था पखर नाड़ियाँ, जो कि लगभग 5 किलोमीटर या इससे थोड़ी कम, और दूसरा जो कोकोट बाजार से अली सोजल बाजार तक जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर बनती है। ये 2 पैचेस मैंने लिखा था कि इंतहाई इनकी खस्ता हालत है, सफ़र के काबिल नहीं है। मरीज और दिगर अवाम इस इलाके जब यहाँ सफ़र करते हैं तो उनको मुश्किलात का शिकार है। लिहाजा इसको एडीपी 2021-22 में 22-23 में इसको शामिल करें और इसकी मंजूरी दी जाए, ताकि ये सड़क हमारी तामीर हो और इसको आगे जो अवाम का मसला वो हल हो सके। उस हदायत की रोशनी में 30 तारीख को प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास ने वो उसके ऊपर दस्तखत किए, और जब वो दस्तखत हुआ तो उसी की रोशनी में सेक्रेटरी वर्क्स को वो फाइल भेजी गई। सेक्रेटरी वर्क्स ने उसके ऊपर इसको रिकंडीशनिंग और दिगर मकासद का नोटिफिकेशन करके, मैंने अली सोजल से एक यूसुफ साहब हमारे साथी हैं उनको बुलाया, और कमर रशीद साहब हमारे एक रावलाकोट पखर के साथी हैं उनको बुलाया, और उनको मैंने ये नोटिफिकेशन बराह रास्त सेक्रेटरी वर्क्स के हाथों दिलवाया। और मज़ारे में लोग बैठे थे, उस तरफ मैं नहीं आता, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। तो जब हमने नोटिफिकेशन दिया तो वही नोटिफिकेशन जब वो पहले दिन मैंने जब तजवीज़ दी थी, तो सरदार याकूब और उसके आवारियों ने और इसी तरह कुछ दिगर अनासर जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये जाली नोटिफिकेशन है।
ये जाली मंजूरी है। जब उसी की सो कॉल्ड जो डॉक्टर साहब अगर एक मिनट मुझे आप इंटरप्ट में माजरत चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए कि आप चूंकि एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सरदार याकूब और उनके हवारी, तो ये चूंकि पीपल्स पार्टी ज़ारा एक बड़ी नजरियाती जमात है, बड़ा उसका एक बैकग्राउंड है, भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी और भुट्टो साहब एक बड़े लीडर भी थे, तो उनकी जो सियासी खिदमात हैं, उनके जो सियासी कारकुन हैं, उनको आप क्या नहीं मानते? देखिए सर, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह करूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, मेरे लिए भी हैं, लेकिन जो ज़िंदा है भुट्टो का नारा मैंने अपने इलाके में सुना, और जब से मैंने होश संभाला और जब से सरदार याकूब का तीसरा टेन्योर है ये इस पार्टी में, तो हमने वहाँ सिर्फ खस्ता हाल सड़कें देखी, हमने सिर्फ वहाँ टूटे-फूटे स्कूल देखे, हमने वहाँ सिर्फ बेरोज़गारी देखी, हमने वहाँ सड़कों पे हादसात होते देखे, हमने लोगों के साथ झूठे वादे देखे, हमने लोगों के साथ झूठे स्टाम्प पेपर दस्तखत होते देखे। तो जिस नजरिए को मैंने अपने इलाके में देखा उसने सिवाय हमारे लोगों को भूख अफलास नंग के कुछ नहीं दिया। तो इसलिए मैं उसका किस तरह कायल हो सकता हूँ, मैं कैसे उसका एतराफ़ कर सकता हूँ। जहाँ तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात का ताल्लुक है, वो यकीनी तौर पे एक पाकिस्तान के न सिर्फ बल्कि आलम इस्लाम के एक बड़े लीडर थे। उनकी पॉलिटिकल विजन से हज़ारों इख्तलाफ है मेरे, लेकिन उनकी ज़ात से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, उनके कदकाट से मैं कोई खुदा न खास्ता कभी उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, सरदार याकूब जो कि ना तो किसी पॉलिटिकल विजन के हामिल शख्सियत हैं, उनके लिए इक़्तिदार उनका उनका सबसे बड़ा नारा है, उनको कुर्सी से मोहब्बत है, उनके लिए ना तो लेकिन भुट्टो लेकिन का डॉक्टर जिंदा था साहब वो आज जिंदा है, और रियासत के उन्हें उस सदर भी दिन भी रहे और पता वजीर होता कि वो आजम भी मेरे रहे, खुदाबंद ज़ाहिर है जाके सदर और बातें वजीर पढ़ रहे आजम। होते हैं कि ये जिंदा नहीं है। तो लिहाजा आप उनको उनके विजन की तो हमारे हल्के में बात ना करें। हाँ, बाकी हल्कों में जहाँ की पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोग मौजूद हैं और वो नजरिए की बुनियाद पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा ठीक है, रोड रोड का आप कह रहे थे कि जो सेक्रेटरी वर्क्स हैं उनसे आपने ऑर्डर लेके दिया, लेकिन रिकंडीशनिंग का ऑर्डर है, दोबारा मेन रोड बनने का ऑर्डर नहीं है। जी, मैं वो आपको वज़ाहत करूँ कि जो उसमें नोटिफ़िकेशन था, उसमें ये था कि रिकंडीशनिंग और दीगर मकासद। दीगर मकासद का मतलब ये है कि सड़क की चौड़ाई जहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो भी होगी, जहाँ दीवारें लगाने की ज़रूरत है, वो भी होगी, और इसी तरीके से जो लोगों की आपको पता है, वहाँ अपनी ज़मीनें हैं, जहाँ लोग विलिंग होंगे तो वहाँ से, और जो रिक्वायर्ड होगा वो रोड की चौड़ाई भी की जाएगी। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला था कि धरने में सारे लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम थे, सिवाय 2-4 लोगों के, जिनका ये ख्याल था कि ये नोटिफ़िकेशन अगर आए तो किसी भी ज़रिए से आए और मेरे ज़रिए से ना आए। उसमें सरदार याकूब उन लोगों की सरपरस्ती कर रहे थे। तो जब ये नोटिफ़िकेशन मैंने यहाँ सेक्रेटरी वर्क से लेके सरदार कमर रशीद और यूसुफ साहब के हवाले किया, तो वही वाला नोटिफ़िकेशन जो मेरा नोटिफ़िकेशन था, उसको उन्होंने वहाँ प्रिंट लिया और उसके बाद वहाँ उन्होंने डीसी ऑफ़िस से उन्होंने वसूल किया, नारे भी मारे, मिठाइयाँ भी बाँटी, तकरीरें भी फरमाई, इसको अवामी जदोजहद भी करार दिया, इसको पता नहीं क्या-क्या उन्होंने कुछ लोगों को नेल्सन मंडेला का रिश्तेदार भी बना दिया। तो आज मैं उनसे पूछता हूँ कि वो चीगोरा और नेल्सन मंडेला जो नारे मार रहे थे कि ये उनकी अफादियत और उनकी मेहनत से हुआ है, तो अब फिर किस तरह आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हम दोबारा कोई धरना देने वाले हैं और ये गलत नोटिफ़िकेशन था। अगर गलत था और अगर उनकी उनके उसके मुताबिक नहीं था, तो फिर उस दिन आप क्यों मेरा कराया हुआ नोटिफ़िकेशन अपने खाते में डालने के चक्करों में आप उस दिन क्यों उछल-कूद कर रहे थे? मैं तो जो नोटिफ़िकेशन मैंने करवाया मैं उसका जवाबदेह हूँ, उसके मुताबिक वो रोड बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वो कल भी मैं सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू से मिला हूँ, ज़फ़र साहब से इंतहाई नफ़ीस शख्सियत के हामिल हैं। मैंने कल भी उनसे बात की है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आपकी सड़क जो पहला इंशाअल्लाह ताला जो आपको पता है कि बजट ज़ाहिर है 3 हमारे पास किस्तों में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और उसमें पहली जो ट्रांच आएगी उसमें हमारी ये कोशिश है कि खाईगला लिसोजर रोड का जो पहले 5 किलोमीटर है, पैमाइश के बाद एग्ज़ैक्ट आइडिया होगा कि वो पूरे 5 किलोमीटर नहीं उससे थोड़ा कम है, उसका काम शुरू होगा। इसमें जहाँ कहीं इसकी चौड़ाई की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा, जहाँ दीवारें लगाने का काम होगा वो दीवारें लगेंगी। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट मरहले में
जो कोकोट से अली सोजल तक का फेज है वो भी मुकम्मल होगा, और इस पूरी रोड को जो कि यहाँ से लेके अब्बासपुर तक है, इसको अहम शाहरा का दर्जा इसलिए दिया गया है ताकि फ्यूचर में जब इसको जहां जहां से भी, जैसे ये जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया जिन पे अभी काम होना है, इसके बाकी इलाकों में भी जब काम होगा तो वो भी इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। जहां रिकंडीशनिंग जरूरत है वहाँ रिकंडीशनिंग होगी, और जहां इसकी चौड़ाई इसकी बढ़ाने की जरूरत होगी, जहां मोड़ इसके खुले करने होंगे, जहां दीवारें लगानी होंगी, वो सारी चीजें होंगी। और मैं आवाम से अपील करूंगा कि किसी तरह की गैर यकीनी की सूरत का शिकार ना हो। ये सड़क गवर्नमेंट का आपके साथ कमिटमेंट है, ये इंशाअल्लाह ताला बनेगी। और इसके साथ मैं आपको एक और जो खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में सरदार तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस इलाके का दौरा करने वाले हैं, और उस दौरे में हमारी आवाम का जो पिछले 50 सालों में इस्तेसाल हुआ है उसका इंशाअल्लाह ताला अजाला होगा। मेगा प्रोजेक्ट्स आपके लिए अनाउंस होंगे, और ना सिर्फ अनाउंस होंगे बल्कि आप देखेंगे कि 2022-23 के माली साल में भी, 23-24 के माली साल में भी इस इलाके में वो तारीखी काम होंगे जिनसे आपको नजर आएगा कि हमारे इलाके के लोगों की जो लाइफ है वो अपलिफ्ट हो रही है, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। ऐसे मंसूबे इस इलाके में लॉन्च किए जाएंगे जिनसे यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, हमारी सेहत की सहूलतें भी बेहतर होंगी। इसी तरीके से इस दफा मैंने ये कोशिश की कि मैंने अपने एक यूनियन कौंसिल पखर का एक बड़ा हमारा पुराना एक कॉलेज है बगला कॉलेज रड़बन, उसको मैंने अपग्रेडेशन के लिए इस दफा रखवाया। इसी तरीके से मेरी ये कोशिश है कि हम दीगर जो स्कूल हैं हमारे, जो अभी फहरिस्त अगले दिनों में तैयार होनी है, कई और ऐसे स्कूल जो कि पिछले 25-25 सालों से अपग्रेड नहीं हो सके, उनकी अपग्रेडेशन के लिए हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें चौकीदार की पोस्ट नहीं है, जिनमें नायब कासिब की पोस्टें नहीं है, हम वो पोस्टें क्रिएट करवाने पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आवाम को जो लोग इश्तियाल दिला रहे हैं या जो लोगों को सड़कों पे लाने की बात कर रहे हैं, जो एहतजाज करके निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज करने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि अगर इनको ये वक्त मिल गया और अगर इन्होंने ये अपने जिस ट्रैक पे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में काम हो रहा है, अगर ये आगे बढ़ा तो इनमें से बहुत सारों को अपने बेसिकली सियासी जो मुस्तकबिल है वो तारीक नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मैं अवाम इलाका से अपने तमाम जो हमारे इलाके के लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सब्र से काम लें, ये सड़क बनेगी, और अगर इस सड़क में किसी जगह पे कोई कोताही होगी तो आपके साथ मैं सबसे पहले सफ़े अव्वल में खड़ा हूँगा। मैं आपको अल-ऐलान ये कहता हूँ कि मेरे लिए गवर्नमेंट का कोई ओहदा मुकद्दम नहीं है, मेरे लिए हमारे लोग मुकद्दम है। मैं जब इस इलेक्शन में आया था तब भी मैं इसी विजन और इसी सोच और इसी नारे को लेके आया था कि जो 1 अरब 70 अरब का बजट आज़ाद कश्मीर में दिया जाता है वो हमारे लोगों पे क्यों नहीं लगता, हमारे स्कूल क्यों नहीं बनते, हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनते, हमारी यूथ को रियासत के अंदर बाइज्जत रोजगार क्यों नहीं मिलता। मैं आज भी उसी नारे पे कायम हूँ, और मैं उसी को सामने रखते हुए मैंने पिछले अरसे में कई मंसूबे अप्रूव करवाए, लेकिन अगर कोई भी मंसूबा जो मैंने अप्रूव कराया अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए ये ओहदा, ये गवर्नमेंट अहम नहीं है, मेरे लिए लोग अहम है, और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और हम सड़कों पे निकलना भी जानते हैं, हमें अपने राइट्स लेना भी जानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लोगों ठीक है। से गुजारिश करूंगा बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक इस किस्म की तरह की किसी अमल का हिस्सा ना बने, आप हुकूमत पे एतमाद रखें, और आपको नजर आएगा कि अगले दिनों में ये जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं, जिस जिस सेक्टर में की गई हैं, वो सारी की सारी उन पे अमल दरामद होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसर ये जवाब दें मुझे कि जो रोड है ये ए कैटेगरी में बनेगी, बी में बनेगी, सी में बनेगी, इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? देखिए, इस हवाले से सेक्रेटरी CNW ने अपने महकमे को बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए हुए हैं। वो इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन निकालेगी। कैटेगरी का जो डिसीजन है वो बुनियादी तौर पे इसका सबसे पहला जो मरहला है, जब हमने यहाँ से जब ये प्रोजेक्ट भेज दिया तो इसकी महकमा इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन पे काम कर रहा है, जो अगले 5-7 दिनों में मुझे कल सेक्रेटरी CNW ने खुद बताया कि वो हमारे पास आ जाएगा। और जब ये हमारे पास आएगा, ये प्रॉपर इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, सड़क की तामीर का टेंडर आएगा, उसमें सारी चीज़ें पब्लिक के सामने होंगी, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी। कैटेगरी का जो फेज है वो बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद सामने आता है कि ये इसकी कुल कॉस्ट कितनी है, और इसको जो CDC की मीटिंग है उससे अप्रूव करवाया जाए, उससे के अलावा किसी फोरम से करवाया जाए, इसके ऊपर
अगले 10 से 15 दिनों में या मैक्सिमम 20 दिनों में ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और हम आपको और अवाम के आपके ज़रिए से अवाम के सामने रखेंगे। इसके ऊपर जो पेपर वर्क है वो हो रहा है और आने वाले दिनों में सारी सूरत-ए-हाल विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके सामने लाएँगे। ठीक है, चूंकि ये रोड चूंकि लिंक रोड है इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था। दूसरी बात ये कि धरने में पिछली दफा आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जो धरने में बैठे लोग थे वो चूंकि सरप्रस्ती राह की सरप्रस्ती में थे, लेकिन इस दफा आप कह रहे हैं कि वो याकूब खान की सरप्रस्ती में थे। क्या आप अपने बयान से फिर गए हैं या आपके बयान पे अभी भी कायम है? देखें, मैं जब भी राह की बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह करता चलूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी अपने बयान से कभी वापस पीछे नहीं हटा। कोई आपके सामने हो तो मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। जो राह बेसिकली क्या चाहती है आज़ाद कश्मीर में? राह का कांसेप्ट क्या है? राह का एक है कि यहाँ अनार्की फैले, हालात ख़राब हों। वो हमारे कोई वेल विशर तो नहीं है कि वो हमें कोई पॉज़िटिव चीज़ देंगे। सरदार याकूब को और उसकी सरपरस्ती की जो मैंने बात की, उसमें मैंने इस सेंस में बात की कि वो लोग जो, क्योंकि देखें धरने में 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो जिन्हें सड़क चाहिए, वो मुतासिरीन हैं, वो आप भी हैं, वो मैं भी हूँ, वो हमारी तरह के और हज़ारों लोग हैं, जो इस खस्ता-हाल सड़क पे रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र करते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका राइट है कि वो सड़क पे निकले, उन्होंने एहतजाज किया, वो इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। उसमें उलमाए किराम थे, उसमें आम शहरी थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे। वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मोतबर हैं। वो ना राह के एजेंट थे, ना वो सरदार याकूब के हवारी थे। वो आम लोग थे, वो अवाम के हुकूक के ज़ामिन थे, वो हमारे हीरोज़ थे। लेकिन उसी धरने में चंद ऐसे लोग थे जो सरदार याकूब की हिमा पे बैठे हुए थे और चंद ऐसे लोग थे जिनके लिए मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक नेटवर्क है जिसको सरदार शौकत अली कश्मीरी सरबराही करता है, जिसकी ठीक हमजा ठीक अयूब ठीक मिर्ज़ा डॉक्टर सरबराही साहब, करता पिछली है, दफा आपने जिनको बता दिया हिंदुस्तान था कि साबित जुबैर करता है। शरीफ इसकी थे जो वजह से है राह के एजेंडे पे काम कर रहे थे और राह के एजेंट थे जो जुबैर शरीफ थे वहां पे धरने में। पिछली दफा आपने कह दिया था, इस दफा आप याकूब खान के लोगों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल मुख्तसर बताएं तो उसके बाद में मैंने चूंकि लोगों के सवाल भी लेने हैं प्लीज, कि याकूब खान के कौन लोग थे जो उनकी इमा पे वहां पे बैठे हुए थे। देखिए, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि आप और हमारा जिस इलाके से ताल्लुक है, हम कोकोट भी हमारा बिल्कुल घर है, वहाँ पे ज़ाहिर है हमें एक-एक बंदे का पता है। लेकिन क्योंकि ये फ़ोरम मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम एक-एक बंदे की ज़ात को डिस्कस करें, हमें इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी सरदार याकूब की सरपरस्ती इसलिए थी कि सरदार याकूब ने जब ये देखा कि ये नोटिफ़िकेशन शायद, क्योंकि मैंने तो धरने से 5 दिन पहले नोटिफ़िकेशन ले आया था। तो इसलिए सरदार याकूब ने ये हदायत जारी की कि इस मामले को, क्योंकि ये करवा रहा है इसलिए सबोताज करने के लिए कोशिश की जाए। उन्होंने अपने पॉलिटिकली 2, 4, 5 लोग जो उनके उस प्रोसेस का हिस्सा बनने की कोशिश की, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली, लेकिन वो मैटर नहीं करते। मैं समझता हूँ कि अब वो अवाम में एक्सपोज हो चुके हुए हैं, तो हम उनको, आपका और हमारा और देखने वालों के कीमती वक्त को हम ज़ाया ना करें, बल्कि जो वक्त रहता है उसमें हम कोई तामीरी बात करें। बिल्कुल ठीक है, तामीरी बात करते हैं। मैं लोगों के सवाल लेने से पहले आखिरी आपसे सवाल ये ले रहा हूं कि अगर जुबैर शरीफ राह के एजेंट है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसके बाद मैं लोगों के जो सवाल हैं वो आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं किसी एक इंडिविजुअल का मैं नहीं समझता, मतलब कि जिन लोगों के टोटल वोट पूरे हल्के में 112-15 हों, जितने के हमने उस स्टेशन पे भी लिए जो हम हारे हैं, तो उनको हम क्या इस डिबेट में डिस्कस करें। लेकिन आपके तवसत से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये बिल्कुल मुतालबा है, मैं ये अपील करूँगा आज़ाद कश्मीर की मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करने वाले उन तमाम कौमी सलामती के इदारों से, पुलिस से, कि एक ऐसा कमीशन ज़रूर बनाएँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि जिसमें आप आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रियासत में अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो किसके एजेंडे पे हैं, उसके हवाले से उन्हें काम करना चाहिए। इन कैमरा इस पे कोई सेशन होना चाहिए और इसके ऊपर रियासती इदारों के पास इंफॉर्मेशन एक मुझ जैसे आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा होगी। हमारे किसी आप मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में, किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में, मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि ऐसा कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें ये ताने-बाने देखे जाएँ। क्योंकि यकीनी तौर पे ये तो मैं नहीं कह रहा कि कुलभूषण यादव आके खाईगला में बैठेगा या नामनोटा में या कोट में या मेरे आबाई इलाके में या आपके आबाई इलाके में, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो नेक्सस हैं, जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत को ये करना चाहिए। और मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अपने इस आपके इंटरव्यू के तोफ़ैल अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ इदारों से, कौमी सलामती के इदारों से, पुलिस से, सबसे अपील करूँगा कि आप इसके ऊपर एक ऐसा कमीशन कायम करें
जिस कमीशन जो गैर जानबदाराना कमीशन हो, जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, देखे कि ये कौन से लोग हैं और ये किसके एजेंडे पे हैं और इनको सारे वाकई सज़ा दी जाए। ये बीइंग ए सिटीज़न मेरा राइट है। मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करने, आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाने की किसी को इजाज़त दी जाए और हम 8 से 10 साल बाद हाथ मलते रह जाएँ और हम पछताते रहें। मेरी ये गुज़ारिश है कि इसके ऊपर बिल्कुल काम होना चाहिए, लेकिन जो उससे उसके पैरेलल एक ज़रूरी चीज़ है कि अवाम को जो बेसिक इंसानी ज़रूरियात हैं, उसके लिए पोलाइट तरीके से उनकी दहलीज़ पे जो प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास साहब का जो विज़न है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें जल्द अज जल्द काम करना होगा और ये सबसे बेसिक ज़रूरत है जो इस वक्त बिल्कुल हमें ठीक है, रियासत में करनी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे पास आखिरी 10 मिनट हैं, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ उन लोगों के सवाल लिए जाएं जो आपके और मेरे हल्के से मुतल्लिका है। बिल्कुल आपकी जो कंस्टिट्यूंसी से जो लोगों जी ने जी सवाल भेजे हुए हैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। पहला सवाल ये है कि डॉक्टर इरफान साहब से एक सवाल जरूर पूछें कि इन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे तकरीबन 3 करोड़ मालियत की स्कीमों के तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ शेयर की है। इसमें से कोई भी एक भी मंसूबा ऐसा हो जिस पे अमली तौर पे काम शुरू हुआ हो तो वो प्लीज बताएं। देखिए जी, मैं इससे पहले आपको इंतहाई मुख्तसर लेके जाऊंगा कि मैं जब इलेक्शंस में आया तो मैंने अपनी तमाम यूनियन काउंसिल्स में, अली सुजल में, पखर में, इसी तरह टाउन में, इसी तरह पिलकोट में, इसी तरह दोथान में, मैंने कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए के इलेक्शन से पहले मैंने काम करवा, जो सारे के सारे ग्राउंड पे मौजूद हैं। पहले तो ये जाके वो देखें जो ये सवाल करते हैं ना कि ये कोई काम नहीं कर रहे या ये बातें हो रही हैं सारी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले जाएं और पहले जाके वो मंसूबे देखें जो सड़कों जो ग्राउंड पे मौजूद हैं। किसी एक गांव का नाम ले लें, मैं आपको गिन के बता दूंगा कि वहां हमने कितने मंसूबे किए, और किसी एक शख्स से मैंने ये नहीं कहा कि बदले में मुझे वोट दो। किसी एक शख्स से मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की। जब ये स्टाम्प पेपर लेके लोगों के घरों में फिर रहे थे, जब ये लोगों से वादे ले रहे थे कि हमें वोट दोगे, स्टेशन जीता हुआ दोगे, बदले में इलेक्शन के बाद तुम्हारा ये काम करेंगे, तब मैं किसी से कोई कमिटमेंट किए बगैर, किसी से कोई वादा लिए बगैर लोगों के खिदमत कर रहा था और मैंने करोड़ों रुपए अपनी जेब से उस हल्के के ऊपर लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेरे जो लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं उस इलाके के, जो हमारे भाई हैं, उनके इलम में है सारा। दूसरी बात ये कि जो इस इलेक्शन के बाद के जो मंसूबे हैं, तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि मुझे बताएं कि सरदार याकूब ने कितनी हाईवेज बना ली इलेक्शन के बाद, कितनी उसने डिस्पेंसरियां बना दी, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने लोगों को जॉब्स दे दी। अगर उसने नहीं दी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक निज़ाम है, वो जीता हुआ एमएलए होने के बावजूद जिसको 6 करोड़ रुपए मिले, जिसको 20 किलोमीटर सड़कें मिली, मुझे बताएं कि कितनी सड़कें मुकम्मल हुई हैं, कितनी सड़कें हैं जिनका काम शुरू हुआ है और वो खत्म होने के करीब है और मैंने कोई काम नहीं करवाया। इसलिए ये एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है, उसके तहत ये चलेगा और ये जो रवां माली साल है इसके इख्तिताम पे ये जवाब आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा और जो हमारे नाक़दीन है उनको भी मिलेगा। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है। बजाय इसके कि हम सरदार याकूब की तरह कश्मीर की आज़ादी के दावे करें। वो इलेक्शन से पहले तो एयरपोर्ट भी बनाने वाले थे, मुझे बताएं उस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद कब रखने जा रहे हैं। वो कश्मीर आज़ाद करा रहे थे, वो कह रहे थे जी इस दफ़ा मुझसे अल्लाह कोई बड़ा काम लेने वाला है, तो अल्लाह करे कि वो उनका था कि मैं इस दफ़ा कश्मीर आज़ाद कराने जा रहा हूँ, मुझे लाजमी वोट दो। तो आज मैं उनसे भी पूछूंगा, उनके जो सो कॉल्ड जो लंडे के फिलासफर उनके साथ फिरते हैं उनसे भी पूछूंगा कि आज हिम्मत करेंगे याकूब साहब से पूछने की कि मकबूजा कश्मीर आज मैदान जंग बना हुआ है, हिंदुस्तान के मजालिम वहाँ अपनी आखिरी हदों को छू रहे हैं। कल भी एक डॉक्टर साहब बहुत शार्ट टाइम है, बहुत डॉक्टर साहब बहुत शहीद कर दिया गया। आप किस बात पे क्यों ताले लगे हुए हैं? डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। मुश्ताक कश्मीरी साहब पूछना चाहते हैं जी कि जो ये जो 15वीं तरमीम आप ला रहे हैं, तो ये 15वीं तरमीम चूंकि रियासत का शख्स मिटा देगी, तो ये क्यों ला रहे हैं आप? देखिए जी, 15वीं आईनी तरमीम में जो दो बातें आपको वाजे करूं। पहली बात यह कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर शहरी, हर फर्द, हर यहाँ का रहने वाला अपनी मट्टी से मोहब्बत करता है और आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा गवर्नमेंट है सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने दो टोक कहा है कि हम कभी भी तकसीम कश्मीर के किसी फार्मूले को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं ज़ाती हैसियत में भी आपके सामने ये आज अल-ऐलान ये कहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का मेरा ये फेथ है कि ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन ये पूरी की पूरी रियासत। हमारा ये दो टोक मौक़िफ़ है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, जो वो अपने परचम को, अपने शोधा को पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफन करते हैं, उनकी उम्मीदों का महवर मरकज़ पाकिस्तान है। हम किसी सूरत
उनको छोड़ के आधी रियासत का कोई फैसला ना तो कभी खुद मानेंगे, ना कभी किसी को ये करने देंगे, ना कभी कोई ये जुर्रत कर सकता है। दूसरा सवाल कि जब मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पीडीएम की है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, और ये मसवदा 15वीं आईनी तरमीम का जब भी आएगा, जो भी लेके आएगा वो फेडरल से लेके आएगा। हम तो इसके मजाज ही नहीं है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है कि हम यहाँ से कोई मसवदा बनाएं और फेडरल गवर्नमेंट को भेजें कि आप कश्मीर को तकसीम कर दें या कश्मीर को पाकिस्तान बना दें या कश्मीर को कोई और चीज़ बना दें। ये तो ये अगर ऐसा कोई आईनी तरमीम जब भी होगी उसके लेजिस्लेशन का, उसकी कानून साजी का, उसके मसवदे का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। आज तक जितनी तरमीम हुई है आज़ाद कश्मीर के आइन में 14 तरमीम हुई है, उनके तरीकाकार को एक दफ़ा उठा के देखे तो सही कि वो शुरू किसने की। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहली बात ये कि अगर कोई ऐसी साजिश फेडरल गवर्नमेंट करना चाहती है, पिछले दिनों मैंने कमरजमान कायरा साहब का क्लिप हमारी नज़रों से गुजरा जिसमें वो कोई किसी खसूसी स्टेटस की बात कर रहे थे, कुछ सूबाई स्टेटस की बात कर रहे थे। मैं उनको भी वार्न करना चाहूँगा, उनके आज़ाद कश्मीर में बैठे हवारियों को भी वार्न करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर की आवाम किसी सूरत कोई इस तरह का आपका एजेंडा कभी कबूल नहीं करेगी जिसमें कश्मीर की वादत पे, कश्मीर की सालमियत पे और कश्मीर को किसी तरह डिवाइड करने की बात होगी। हम कभी उसको नहीं मानेंगे और हम उसको रेजिस्ट करेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और अब मैं ज़ाती तौर पे भी आपको यकीन दिलाऊं कि अगर हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ करेगी तो मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होऊंगा, मैं इस गवर्नमेंट से रिजाइन कर बिल्कुल दूंगा। ये ठीक है, कभी नहीं हो सकता बिल्कुल कि ठीक हम है, रियासत बिल्कुल की बिल्कुल ठीक, तकसीम के ऊपर कोई काम करें। बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद अगला सवाल यह है कि 22 अक्टूबर 1947 के दिन रियासत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायली हमलावर क्यों भेजे थे? देखिए जी, मैं इनसे पहले ये सवाल करता हूँ कि 1832 में महाराजा गुलाब सिंह ने हमारे लोगों की जिंदा खालें क्यों खींची थी? आप जो ये दावा करते हैं ना कि 47 से पहले मकबूजा जो कश्मीर था, रियासत थी, ये पुरअमन थी, तो मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दें कि 1832 में हमारे आबो अजदाद की खालें क्यों खींची गई? अगर ये पुरअमन रियासत थी, अगर रियासत की के निज़ाम उमूर ठीक चल रहे थे, अगर वहाँ की 77% अक्सरियती मुसलमान आबादी खुश थी, तो वहाँ वो जो जुल्म बर्बरियत का बाजार था वो क्यों था? क्यों 5000 आज़ाद कश्मीर की खवातीन को वहाँ से जो मांग और हमारे गिरदोनवा के जो इलाके हैं इनसे कैद करके पहले पलंदरी ले जाया गया और उसके बाद उनको जम्मू ले जाया गया और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जिसमें हमारी कई इफ़्फ़त माप माएँ रास्ते में शहीद हो गई और कई की असमत रेजी की गई। 1931 में हमारे 22 लोगों ने एक अजान क्यों मुकम्मल की थी? अगर दीन इस्लाम पे, दीनी अकायद पे वहाँ उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी तो क्यों 22 लोगों को शहीद किया गया था? कुरान मजीद की नहीं, लेकिन जम्मू बस में क्यों डॉक्टर बेहुरमती साहब हुई बहुत थी? शार्ट टाइम है, इसलिए बहुत शार्ट टाइम, डॉक्टर साहब जी, बहुत शार्ट। क्योंकि 22 अक्टूबर को कबायलियों को हमारे आबो अजदाद ने, जिन पे हमें फ़ख्र है, गाजी मिल्लत पे, उस वक्त की दिगर हमारी जो लीडरशिप थी उनके ऊपर हमें फ़ख्र है, जिन्होंने उस वक्त जब ये बांप लिया कि जब हिंदुस्तान पूरे कश्मीर पे कब्जा करना चाहता था, जब 1947 से पहले आपके इल्म में होगा कि अभी 27 अक्टूबर तो दूर की बात है, 22 अक्टूबर से भी पहले उन्होंने 5 और 10 अक्टूबर के दरमियान ही महाराजा हरि सिंह ने और हिंदुस्तान के साथ साजबाज करके एक मसवदा तैयार कर लिया था जिसमें वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एक्सेशन करें। उसको बांपते हुए हमारी लीडरशिप सामने आई 19 और हमारी जो उस वक्त की क्यादत थी उन्होंने पुंछ का इलाका तकरीबन हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और बाकी इलाकों में उन्होंने उस वक्त जो कबायली थे उनसे मदद ली और उसके नतीजे में आज ये जो खिता जिसमें आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं ये उनकी और हम सब की जो लहू था हमारे आबाजदाद का उसकी मरोने मिन्नत है। लिहाजा ये जवाब बनाना कि जी 22 अक्टूबर को अगर कबायली आज़ाद कश्मीर ना आते तो ये रियासत कोई बड़ी यहाँ शायद की नहरें बहती थी, ये बिल्कुल आवाम को गुमराह करने की बात है। रियासत जम्मू कश्मीर में आग व खून के दरिया बह रहे थे जब उस वक्त गाजी मिल्लत ने, कैप्टन हुसैन खान शहीद ने और हमारे दिगर अजीम शोहदा ने अपने लहू की कुर्बानी दी, कबायलियों ने अपना लहू इसमें शामिल किया और इस खिते को हमने आज़ादी दी। ये हमारा फ़ख्र है। इसको 22 लेकिन डॉक्टर साहब साबिक केयर चीफ डॉक्टर साहब साबिक केयर चीफ मार्शल रिटायर असद खान साहब कह रहे हैं कि जो कबायली रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे वो कश्मीरियों की मदद के लिए नहीं बल्कि लूट खसूट के लिए वहां पे गए थे। लेकिन ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। अगला सवाल एक फिर मुझे किसी ने भेजा है कि ये जो जुबैर शरीफ हैं जिसपे $1600 का इल्जाम है, तो ये इसके क्या सबूत हैं आपके पास? देखिए, मैंने पिछले दिनों ये देखा कि वो जुबैर साहब ने एक एप्लीकेशन कहीं दी है कि लोग उनके घर आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी
ये आप तुम्हें रोज $1600 मिलता है, लिहाजा हमारी को माली मदद करो, इस तरह का एक उनका मैंने कहीं खत पढ़ा। तो देखिए मैं जानता हूँ कि ये इंटेंशनली एक ऐसे बंदे का नाम बार बार मेरे मुंह से लेना चाहते हैं जिसके टोटल 112 वोट हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसकी इतनी अहमियत है कि उस पर हम हजारों देखने वालों का वक्त बर्बाद करें, लिहाजा इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है। अगला एक और सवाल है कि ये जो आपने इख्तियारात की अभी बात की, इसी पे रिसेंट पूछा उन्होंने कि आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात पाकिस्तान के पास होते हैं और तरमीम भी वही लाते हैं, तो क्या आप इन इख्तियारात की बात क्यों नहीं करते, इनको इख्तियारात को मुजफ्फराबाद क्यों नहीं शिफ्ट करवा देते? फिर तो मुजफ्फराबाद की जो असम्बली है उसके लिए कह रहे हैं कि ये बे इख्तियार असम्बली है। देखें, ये इन्होंने बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की है। मेरी जो बात का मतलब था, मैं बड़ी किसी जैसे जो आप बात कर रहे थे कि कश्मीर तकसीम हो रहा है, उस तनाजुर में मैंने बात की कि कश्मीर को तकसीम करने का राइट ना मेरे पास है, ना यहाँ की असेंबली के पास है। इस तरह का जब भी कोई इकदाम हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर में, आपने देखा कि जब ये कदम उठाया गया तो वो वहाँ की लोकल असेंबली ने तो नहीं किया ना। आर्टिकल 370 और 35A को रेवोकेट तो इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आइन में अमेंडमेंट करके की, जिस आइन में ये तस्लीम था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम इनको हक खुद इरादियत देंगे। इसी तरह रियासत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड खिता है, इसके मुस्तकबिल का फैसला इसके लोगों की एस्पायरेशंस और उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो अगर जब कभी वफाकी गवर्नमेंट, अल्लाह ना करे, मेरा तो ये बिलीव है कि कभी भी रियासत पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ ये नहीं कर सकती, लेकिन जो बात आप कर रहे थे मैंने उस तनाजुर में ये बात की कि क्या ये मेरा मैंडेट है या ये हमारी गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हम पाकिस्तान के आइन में तरमीम करें। ये तो मैंडेट इस वक्त पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के पास है, जो रावलाकोट के धरने में सबसे ज्यादा जोशीले खताबात फरमा रहे थे। तो अगर ऐसी कोई बात खुदा न ख्वास्ता कभी भी होती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट के आइन में, पहले फेडरेशन के आइन में उसमें तरमीम होगी, फिर वो बात हमें भेजी जाएगी। वो हमारा दायराकार नहीं है। बाकी आज़ाद कश्मीर की असेंबली मुकम्मल बाख्तियार है, हम अपनी लेजिस्लेशन अपने हिसाब से करते हैं, हमारे तमाम तर इदारे यहाँ आज़ाद हैं, अपने तमाम उमूर में आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट अपने ड्यू रोल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ट्विस्ट ना किया जाए कि हमने ये कहा कि जी कोई इख्तियारात नहीं है, तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन हमारे इख्तियारात ये नहीं है कि हम हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के असेंबली के या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें, ये हमारा डोमेन नहीं है। हम आज़ाद कश्मीर के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारा राइट है, वो हम कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन हमारे पास है, उसके तमाम तर माली इख्तियारात हमारे पास डॉक्टर साहब, और हमारी अपनी कैपेसिटी में कभी तकसीम कश्मीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। टाइम चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आखिरी एक सवाल जो मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया है, वो कह रहे हैं कि कोकोट ज़ेरी में एक 1990 से एक स्कूल प्राइमरी स्टेटस के लिए इंतजार कर रहा है, 1980 से, सॉरी, प्राइमरी स्टेटस के लिए वो इंतजार कर रहा है। 40, 42, 45 साल हो गए हैं, उसको प्राइमरी स्टेटस नहीं मिल सका आज तक। तो ये आपकी हल्के की बात है, तो इस पे क्या आप रिएक्ट करेंगे? ये बिल्कुल मेरे हल्के की बात है, और साथ में इंसाफ से ये जरूर कहूंगा कि ये सवाल सरदार याकूब से भी पूछें कि इसी हल्के से अगर 50 सालों से या 40 सालों से या 30 सालों से ये स्कूल इंतजार कर रहा है, तो उसी से सरदार याकूब सदर भी बना, वजीर आजम भी बना, इस वक्त भी जीता हुआ MLA है। तो क्या हमारे लोगों का ये हक नहीं बनता कि आप उससे कोई सवाल करें? उसको हम कहते हैं जी इसको सारे हर चीज से आप छुट्टी दें, इससे कोई सवाल ना करें, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि ये वो पीरों मुर्शिद बड़े मानने वाले हैं, उनके इस तरह की चीजें भी वो करते रहते हैं। तो इसलिए लोग उनसे मुझे लगता है घबराते हैं कि जी इनसे सवाल ना पूछा जाए। तो इसका मुजरिम एक ही है, वो सरदार याकूब है, उससे सवाल करें, उससे पूछें, जब वो आए उसके खिलाफ एहतजाज करें, उसको एक्सपोज करें कि ये ऐसा सदर और वजीर आजम है जिसके आबाई पोलिंग स्टेशन पे, ये कोकोट अली सोजल, तो उनका आबाई इलाका, लेकिन डॉक्टर साहब अगर वो नहीं कर सके तो क्या आप डॉक्टर साहब अगर वो नहीं कर सकते तो आप कर लेना प्लीज। नहीं, हमारा तो राइट है ना सर, हम तो अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जीता हुआ MLA वो है, वो गवर्नमेंट के पैरों में पड़ा हुआ है कि भाई जो मर्जी करो, लेकिन इस वक्त जो स्कीमें डॉक्टर इरफान दे रहा वो ना मानो, वो तो पैर पकड़ रहा है इस वक्त। अच्छा, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो आखिरी ये बताएं कि जम्मू तक के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप? आप जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह ताला हमारे हल्के का दौरा करेंगे, आप एक हिस्टोरिकल मेगा प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहें, और उसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह आवाम की रिलीफ और आवाम के जो हुकूक है उनको उनकी दहलीज पे दिया जाएगा, कैसे दिए जाएंगे। गो के मैं इलेक्शन नहीं जीता, अनफॉर्चुनेटली मेरे हल्के से एक दफा फिर सरदार याकूब जीता। वो एक शेर मैं लोगों को सुनाता था, आज आपके सामने हजारों लोगों को सुनाना चाहूंगा कि हुए बीमार जिसके सबब
जिसके सबब ये स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, जिसके सबब तालीम आम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से सड़कें नहीं बनी, अस्पताल नहीं बने। आज भी हमारे बच्चे पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कंप्यूटर्स आज तक हमारे नौजवानों के इल्म में नहीं है। जाली हॉस्पिटल्स के नोटिफिकेशन सरदार याकूब के दौर में हुए तो हुए बीमार, जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो मेरे हल्के के लोगों ने इस दफ़ा बदकिस्मती से उसी अतार के लोंडे से एक दफ़ा फिर दवा ली है। और लेकिन हम अपना किरदार जरूर डॉक्टर साहब करेंगे और इंशाल्लाह इस हल्के को अपलिफ्ट करेंगे। डॉक्टर साहब उस हल्के से सिर्फ सरदार याकूब ही नहीं जीते हैं, वहां से खालिद इब्राहिम मरहूम भी जीते रहे, वहां से जनरल अय्यात मरहूम भी जीते रहे, वहां से सरदार इब्राहिम मरहूम भी जीते रहे, वहां से हसन इब्राहिम भी जीते। ये सारे लोग उसी हल्के से जीते हैं जिससे आप सरदार याकूब का नाम ही ले रहे हैं खाली। जी, मैं इसलिए सरदार याकूब का नाम ले रहा हूँ कि वज़ीर आज़म भी सरदार याकूब रहा इस इलाके से, प्रेसिडेंट भी रहा इस इलाके से, वज़ीर सेहत भी रहा इस इलाके से। चले मान लिया जी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्या वो वज़ीर सेहत रहते हुए एक हॉस्पिटल नहीं दे सकते थे? जो यूनियन काउंसिल पखर, स्पेशली जो मेरी यूनियन काउंसिल है, वो यूनियन काउंसिल वन वे उनको रिजल्ट देती रही, और लेकिन कभी उस इतनी बड़ी गुंजान आबाद यूनियन काउंसिल में वो हॉस्पिटल नहीं दे पाए। अली सोजल का जो हॉस्पिटल है वो अस्पताल कम, और वहाँ ये पता चला कि जब भी कोई मरीज जाता है, पिछले दिनों एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो नौजवान को वहाँ ले गए तो पता चला जी वो जो माली है उसको ड्राइवर की पोस्ट पे लगाया गया है। तो वो कहता है जी चाबी तो मेरी जेब में, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आती मुझे। तो इस तरह के जो हालात हैं ये तो सरदार याकूब ने किए ना, ये ना जनरल हयात ने किए, ना ये हसन इब्राहिम ने किए। जनरल याद भी सदर रहे हैं, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान भी सदर रहे हैं, उसके बाद अशरफ खान साहब भी वहाँ पे वज़ीर सेहत रहे हैं। लेकिन आपकी अपने घर का काम नहीं किया, वो बाहर का काम क्या करेगा? वो एक शेर भी है जो लोग कहते हैं कि वो मेरे पास से गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रो। तो शख्स साहब जिसका घर था जो अली सोजल खाईगला रोड, जो आज आप लंदन से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ इस्लाम मुजफ्फराबाद में बैठ के जवाब दे रहा हूँ, ये उसके घर की सड़कें थी जो ये नहीं कर सका सर। तो हम अपने गिरबान में, हमारा मसला ये है कि हम अपने गिरबान में नहीं जानते। हम ये नहीं सवाल करते कि जो हमारा 170 अरब रुपए का बजट है ये कहाँ जाता है। हम एकदम शुरू हो जाते हैं जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान हुकूक नहीं दे रहा जी, पाकिस्तान के खिलाफ निकलो, चौक बंद करेंगे, फौज के खिलाफ नारे मारेंगे, लेकिन हकायक की तरफ कभी नहीं आएंगे कि असल में जो हमारे मुखबर हैं, जो हमारे असल में जो मुजरम हैं, जो जिनको हमने अपना रैबर बनाया हुआ है, जो असल में रज़न है, उनसे तो कभी सवाल पूछेंगे नहीं। हम चीज़ों को ट्विस्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस हल्के की महरूमियों का एक ही मुजरिम है, और एक ही मुजरिम है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ सरदार याकूब है, और उसके हवारी हैं जो उसको आज भी प्रोटेक्ट करते हैं और जो आज भी उसके नारे मारते हैं। मैं इस इलेक्शन कैंपेन में कितने हजारों दावे सरदार याकूब के आपको बता सकता हूँ, जिनमें से किसी एक पे काम नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया का रुख, तोपों का रुख हमारी तरफ मोड़ा हुआ। हम तो इलेक्शन से पहले 5-7 करोड़ उस हल्के में लगा के आए बगैर किसी सौदाबाजी के। आपने क्या किया? आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन लोग ट्विस्ट करते हैं सारी। डॉक्टर साहब चूंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक बात और सारा आपसे करनी थी कि चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो तुलबा यूनियन है वो सारा नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, हमारी सेकंड लीडरशिप नहीं आ रही है, तो सारा हम एक ही लीडर के पीछे रहते हैं। सरदार याकूब भी सारा इसी की एक वजह है कि सारा दूसरी लीडरशिप ही नहीं थी हमारे पास, तो हम सारा उसी के साथ लगे रहे। दूसरी बात यह कि सारा आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सारा सरदार याकूब ने सब कुछ किया है, इसमें भी सारा ये नहीं है चूंकि बाकी लोग भी वहां पे जीतते रहे इलेक्शन, और उनका भी उतना ही रोल है जितना सरदार याकूब का है। सरदार याकूब ने अगर वहां पे 3 मेडिकल कॉलेज लाए आज़ाद कश्मीर में, मुकम्मल यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर में लाई, तो ये बड़े काम थे। बिग सिटी रावलाकोट, ये बड़े काम थे जो सरदार याकूब ने अपने दौर में किए। इवन दो के ठीक है जब्बूते की आप बात कर रहे हैं, तो जब्बूते में अगर कोई काम नहीं हो सका तो ये ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन काफी सारे काम किए भी हैं, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। आप दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताएं, आप एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या जो हालात हमारे हल्के के हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या एक सदर और वजीर आजम का हल्का ऐसा होता है? आपका जो जवाब होगा मैं उसको मनवान मानूंगा। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो हमारे हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। ऐसे हालात हैं हमारे, उस हल्के के ऐसे हालात हैं जो नाकाबिले बयां हैं, बहरहाल मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत हालात वहां पे खराब हैं, लेकिन जरा सबको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए। आपने भी अपना रोल प्ले करना है, सरदार याकूब ने भी अपना रोल प्ले करना है, बाकी भी हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो जिस तरह वहां पे फोन का जो अभी आप कह रहे हैं 4G इस्तेमाल करते हैं वहां पे, लेकिन वो 4G काम का ही नहीं, चलता ही नहीं, उस पर भी कोई आप बात करें
चूँकि ये सारे इश्यूज़ ज़रा हमारे मुश्तरका इश्यूज़ हैं, तो इन पे हम सब ने मिलजुल के काम करना है। एक सरदार याकूब को लेके या आपको लेके 2 बंदे नहीं, बल्कि हमने सब ने मिलजुल के काम करना है। ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतर फार्मूला होगा। तो आखिर में अगर कोई पैगाम अगर आप देना चाहें अपने हल्के के लोगों के लिए, प्लीज़। देखिए, मैं अपने हल्के के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये मैटर नहीं करता कि इलेक्शन कौन जीतता है, कौन हारता है, आप किसको वोट देते हैं, किसको वोट नहीं देते। लेकिन एक मेरी आपसे अपील है, मैंने इलेक्शन में भी की, दोबारा करूँगा कि जो आपके रिसोर्सेज़ हैं, उनके बारे में सवाल करना सीखें। अपने लीडरों से ये ज़रूर पूछें, अपने एमएलए से पूछें कि अगर तुम्हें 20 किलोमीटर सड़कें मिली, तो वो कहाँ हैं? वो किन-किन इलाकों में आपने दी? आप उससे ये ज़रूर पूछें कि तुम्हें जो एमएलए फंड मिलता है, वो कहाँ जाता है? चाहे कोई भी एमएलए है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सरदार याकूब, जब भी जो एमएलए बनता है, आपके स्कूलों की खस्ता हालत है, आप बैरून मुल्क जाते हैं, नौकरियां करते हैं, 2-2 वक्त का टाइम वहां लगाते हैं, आप ना सोते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, आप उन्हें किराए दे के रवलाकोट बेचते हैं, लेकिन आप कभी लीडरों से ये नहीं पूछते कि ये स्कूल मेरे अपने गांव में, मेरे अपने मोहल्ले में, मेरे अपने इलाके में क्यों नहीं बन सकता। आप अपने मरीजों को कंधों पे उठा के दूर दूर पहाड़ों का सफर करते हैं, कई मरीज रास्ते में जान की बाजी हार जाते हैं, लेकिन आप कभी इन लीडरों से ये नहीं पूछते कि आप हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे। आप इन चीज़ों से आपको लोगों को निकलना होगा, आप लोगों को अपने नीले पीले रंग बिरंगे झंडों से निकलना होगा, ब्रादरिज्म के खोल से निकलना होगा, इलाकाइज्म के खोल से निकलना होगा, और आपने अपने हल्के की तामीर और तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म आवाज़ बनना होगा, पढ़े लिखे अंदाज में, बगैर किसी को जो एक ट्रेंड कुछ लोग सेट कर रहे हैं, गालियों का, बदज़बानी का, सोशल मीडिया पे झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ का, उससे निकल के आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे अपने हल्के के लोगों पे फ़ख्र है कि वो दुनिया में जहाँ भी गए उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, अपने हुकूक की आवाज़ बने, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, सही को सही कहें, जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, जो गलत काम करे उसे तहज़ीब के दायरे में रहते हुए उससे सवाल करें और सवाल करना सीखें, और ऐसे तमाम अनासर को मुस्तरद करें जो आपकी तरक्की के मुखालिफ हैं। जहाँ आपको तरक्की की अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन और हज़रात, ये थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जमान डॉक्टर इरफान अशरफ, जो हुकूमती मौक़िफ़ दे रहे थे। उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ बलदियाती इंतखाबात पे भी और जो दूसरे जो इश्यूज़ थे उन पे भी उन्होंने अपना हुकूमती मौक़िफ़ दिया हमें। एक तो सबसे बड़ा इशू ये था कि बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2022 से पहले पहले हर सूरत में होंगे। उसके बाद खाईगला अली सजुल माबासपुर जो रोड थी उस पर उन्होंने कहा कि ये रोड भी हर सूरत में बनेगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अनकरीब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनके हल्के का दौरा करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।